नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीटीवी के पास 47 ऐसे मंत्रियों की लिस्ट है और जो कि शपथ लेने जा रहे हैं। और इस लिस्ट में अनुभव, युवा, महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिख रहा है। और आज सुबह पीएम के घर पर नए बन रहे मंत्रियों को चाय पर बैठक की गई। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों के नाम तय किए जा चुके हैं और लगभग ये आंकड़ा, क्योंकि सुबह तक लगभग 45 के आसपास था, 47 था, बढ़ते बढ़ते ये 68 तक पहुंचा है। मोदी कैबिनेट में गुजरात से अमित शाह, सीआर पाटिल और मनसुख मंडाविया का नाम शामिल है। वहीं हिमाचल से जेपी नड्डा का नाम इसमें है, जबकि उत्तराखंड से अजय टम्टा का नाम तय किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन फिलहाल उनका कार्यकाल खत्म है और इसकी चर्चाएं भी बड़ी जोरों पर हैं कि उनकी जगह अब किसको पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। तो अगर किसी और को पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो जेपी नड्डा को भी कोई ना कोई बड़ा पद से नवाजा जा सकता है। वहीं पंजाब से रवनीत बिट्टू का नाम भी शामिल किया गया है, जबकि महाराष्ट्र से नितिन गडकरी और साथ ही साथ प्रताप राव जाधव, पीयूष गोयल, मुरलीधर मोहोल और रामदास अठावले का नाम इसमें शामिल है। वहीं एमपी से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर का नाम तय किया गया है। वहीं राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, भगीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल किया गया है। वहीं जबकि बिहार से जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान का नाम तय हो चुका है। वहीं झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश का नाम शामिल है, जबकि यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और वीएल वर्मा का नाम तय किया गया है। वहीं तेलंगाना से संजय और जी किशन रेड्डी का नाम शामिल किया गया है। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह का नाम तय किया गया है। इसमें से दो नाम पहले से रिपीट हो चुके हैं। तीसरा मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहली बार केंद्र की राजनीति में आए हैं, तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपको याद हो कि जब वो पहली बार विधायक बने थे तो उसके तुरंत बाद ही उनको मुख्यमंत्री की कमान मिली थी। तो ये एक बेनिफिट यहां पर मिलता है। और हमेशा एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के अंदर करते रहे हैं और जिस भी राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाते हैं तो वहां पर हमेशा से चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। तो माना जा रहा है कि इस कैबिनेट के अंदर भी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बहुत हद तक नाम जो हैं वो तय किए जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहां पर पहली बार लोकसभा के टिकट पर जीते हर्ष मल्होत्रा को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा सकता है, जबकि कर्नाटक से शोभा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वहीं एचडी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी का नाम लगभग तय है, जबकि केरल से सुरेश गोपी और तमिलनाडु से अन्नामलाई का नाम तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीपी से भी किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा फिलहाल, और आगे एक्सपेंशन अगर होगा तो उसमें कहीं जगह उनको मिल सकती है। तो ये फिलहाल एक पूरी तस्वीर है और आज शाम 7:15 बजे सभी को उस वक्त का इंतजार होगा जब सभी के सभी जो हैं मंत्री, जिनके नामों को लेकर के सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, वो सभी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज़रा सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया, नासिर जैदी और अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीप मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले जरा ज़मीन की तस्वीरें भी जान लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मैं जरा सबसे पहले अरुण हर्ष आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ कैबिनेट को लेकर के तय होता है। आज पूरा जूम करके देखा जाएगा कि किसकी क्या तस्वीर है, उसका चाल ढाल कैसी है, किसके साथ है, क्या सीक्वेंस रहा है, कब किसको कितने पहले बुलाया जाता है। ये सभी चीजें आज तय करेंगी कि कौन कितना ताकतवर है कैबिनेट के अंदर। राजस्थान से भी बहुत सारे नामों को लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन फिलहाल उस पर से पर्दा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर वापस से दो ऐसे बड़े चेहरे हैं, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके कंधों पर एक बार फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। क्या राजस्थान की तस्वीर दिखाई दे रही है?
शुभेंदु, मैं बता दूं, ये पहले से तय था और हम लोगों ने जिस समय चुनाव परिणाम आए उसी के दूसरे दिन हमने जो एक एनालिसिस किया था जिसमें बताया गया था कि शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल दोनों मुख्यमंत्री माफ कीजिए प्रधानमंत्री के नजदीकी और टॉप 5 में वो है, उनकी कोर कमेटी में रहते हैं। और यही कयास दे कि एनडीटीवी का जो आकलन था वो सटीक साबित हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल दोनों को लिया गया। बात कहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार मंत्रिमंडल में लेने का कारण है जो देखिए तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, 2 बार अर्जुन राम मेघवाल तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। जी अरुण बताइए। इसके अलावा अगर बात की जाए 2 बार मंत्रिमंडल में रहने के साथ साथ अगर बात की जाए पिछले दिनों जो पुरुषोत्तम रूपाला वाला एपिसोड हुआ था उसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहुत काफी मेहनत की थी और क्षत्रिय समाज को साधने का प्रयास किया गया था। और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदेश की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कंधे पर सौंपी थी उसको लेकर कह सकते हैं काफी है जो गजेंद्र सिंह शेखावत मेहनत की थी और ये कारण है कि प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का तीसरी बार नाम आया, लोग काफी खुश है। आप देखिए हमारे साथ काफी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर किस तरह से शेखावत का तीसरी बार नाम आ गया? आप तो मेहनत करते हैं। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गाची समाज के आज हमारे गाची समाज का 890वां स्थापना दिवस भी है और चूंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे गाची समाज के ही गौरव है, तो इसलिए पहले तो मैं हमारे गाची समाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और रहा सवाल गजेंद्र सिंह जी शेखावत को तीसरी बार लेने के लिए, चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो एक अक्षय वक्ता है और उनकी हर मंत्री जो उनकी कार्यशैली है उनकी हर जगह पकड़ अच्छी रहती है और वो हर चीज़ में इस चीज़ में माहिर है कि कैसे काम होता है, किस आदमी से कैसे काम करवाना, किस कर्मचारी से कैसे काम करवाना। और उनका जो व्यवहार है वो मंत्री नहीं है, जब भी जोधपुर आते हैं तो कोई भी आदमी उनसे घर पे जाके मिल लेता है, तो कोई उनके लिए दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। सबसे बड़ी बात जानिए कि इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है शेखावत साहब को, तो इस बार अपने इलाके के अंदर क्या वो बड़ा काम या फिर क्या वो बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं? जनता क्या चाहती है, क्या यहां पर होना चाहिए, क्या उम्मीद है? शेखावत तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या पश्चिमी राजस्थान के सिनेरियो में आप देखते हो क्या बड़ा काम होना चाहिए? क्या रिफाइनरी शुरू हो जाए और लोगों को रोजगार मिले, क्या चाहते हैं आप लोग? शेखावत जी ऐसे कॉलेज टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो हमें बहुत खुशी की बात है युवा नेता से वो इस लेवल तक पहुंचे। जो जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए, पश्चिमी राजस्थान को एक सूखा प्रदेश कहते हैं, तो वहां पे हर घर नल पहुंचाना, जल पहुंचाना, तो ये काम शेखावत जी जो बचे हुए काम है उसको भी त्वरित गति से करेंगे और हमारी शुभकामनाएं, मोदी जी को भी शुभकामनाएं। नया मंत्रालय अगर मिल जाता है तो क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यही चाहेंगे जी शेखावत जी को जल संसाधन मंत्री वापस वो बने, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल कार्य किया है तो उनकी देखरेख में हर चीज उनको नजरों में है, जो बचे हुए काम है तो जल्दी से काम हो जाएंगे। आप क्या मानते हैं, क्या भी रहता है? मुझे तो आज की जो न्यूज चल रही है उसमें ये लग रहा है कि पेट्रोलियम में गैस मंत्रालय मिल रहा है तो उसमें भी वो पीछे नहीं रहेंगे और मोदी जी ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया है तो उस भरोसे में खरे उतरेंगे। ये हमारे मारवाड़ की, राजस्थान की, जोधपुर की एक कहावत है, प्राण जाए पर बचत न जाए, वो वाली बात है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत हर चीज में आगे रहते हैं और आगे रहेंगे। ठीक है अरुण हर्ष, मैं वापस लौटता हूं जरा, बाकी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर क्या लोग चाहते हैं, इलाके के अंदर क्या बड़ा विकास होना चाहिए? नासिर जैदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, सबसे पहले बताइए कि राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि बीकानेर की जो छवि है, बीकानेर के अंदर जो काम हुआ, अब एक बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं यहाँ के सांसद, आप सबसे पहले लोगों की उम्मीदें क्या हैं? क्या बड़ा काम वो करवाना चाहते हैं? पोर्टफोलियो को लेकर के भी लोगों में जिक्र है, क्या मिलना चाहिए? नासिर, नासिर मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ। पवन अटारिया भी हमारे साथ हैं। पवन, ज़रा बताइए, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, अब राजस्थान में जो नाम चल रहे हैं, हालांकि बहुत हद तक तय हो चुका है, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी आपको दिखाई देता है क्या? क्योंकि हमेशा ये भी है कि जो सोच करके चला जाता है नरेंद्र मोदी अपने, चाहे वो शपथ ग्रहण हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे कैबिनेट का जिक्र हो, बड़ा शॉकिंग सा एक लास्ट में मूवमेंट छोड़ देते हैं। अभी भी गुंजाइश लगती है ऐसी?
जी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, अजमेर की अगर बात करें तो भागीरथ चौधरी का जो नाम है वो कहीं चर्चाओं में नहीं था, और जैसे ही उनके पास पीएमओ से फोन आया तो वह भी खुद चौंक गए। साथ के साथ जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो तमाम लोग चौंक गए, क्योंकि भागीरथ चौधरी का कहीं नाम नहीं था, कोई चर्चा में नहीं था। तो अब ऐसे में जब नाम आ गया है और वह दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल लिए हैं और उनको धन्यवाद भी दिया है, और हो सकता है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो उनको भी मंत्री पद दिया जाए। तो अजमेर में अगर बात करें, देखिए 8 विधानसभा सीट का अजमेर संसदीय क्षेत्र है और यहां पर जाट समाज के बड़ी संख्या में लोग हैं। तो ऐसे में जब इन्होंने लोकसभा चुनाव में पिछली बार करीब 3.5 लाख मतों से जीत दर्ज कराई थी और इस बार करीब 3,29,000 मतों से इन्होंने जीत दर्ज कराई है और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। तो निश्चित तौर पर जो भागीरथ चौधरी है, उन्होंने जीतने के बाद जो मीडिया से बात की थी, तो उनका जो प्राथमिकता है अजमेर में बिजली और पानी की जो समस्या है वो प्रथम दृष्टया उनको उस दोनों ही समस्या से निजात दिलानी है, और साथ के साथ जो NH8 है, अजमेर से जो हाईवे जो गुजर रहे हैं और शहर की सड़क और ग्रामीण की सड़कों को मिलाना है, ये तमाम योजनाओं को उन्होंने प्राथमिकता ली है, और जो अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो काम चल रहे हैं उनको प्रगति पर लाना है। जी ठीक है, नासिर जजीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बताइए जरा, इलाके के अंदर क्या बड़ी उम्मीदें लोगों के मन में हैं? कैबिनेट मंत्री की लिस्ट के अंदर तो नाम शुमार है, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर के लोगों में जिक्र है। जी शुभेंदु, देखिए हम आपको बताएं कि अर्जुन राम मेघवाल जब जब मिनिस्टर बने हैं तब तब बीकानेर की आवाम को उनसे उम्मीदें रही है, और ये उम्मीदें ही उन्हें बार बार जिताने का काम करती है। ये चौथी मर्तबा है कि जब बीकानेर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, और बीकानेर की आवाम ने उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई है। हालांकि जब से वो मिनिस्टर बने हैं, जब से बीकानेर का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने शुरू किया है, तब से बीकानेर में कई काम हुए हैं। बीकानेर में एयरपोर्ट शुरू हुआ है और मेगा फूड पार्क भी शुरू हुआ है, और भी कई काम शुरू हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल के मिनिस्टर रहते, MP रहते। लेकिन बीकानेर की आवाम इतने से राजी नहीं है। बीकानेर की आवाम ये चाहती है कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी समस्या है बीकानेर की, वो है रेल फाटकों की। बीकानेर की तकरीबन सिटी में रहने वाली 12 लाख की पॉपुलेशन रोजाना परेशान होती है। तो हर आवाम का हर शख्स यही चाहता है कि सबसे पहले अर्जुन राम मेघवाल इस समस्या से निजात दिलाएं, चाहे एलिवेटेड रोड बने या ओवरब्रिज बने, XYZ कुछ भी बने, लेकिन आवाम ये चाहती है कि प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये काम हो ताकि आवाम को इस दिक्कत से निजात मिले। इसके अलावा बीकानेर राजस्थान का तीसरा बड़ा शहर है, ये डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर बैठता है, IG बैठता है। बीकानेर के अंडर में 4 जिले हैं, एक बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर कह सकते हैं, बड़ा शहर है बीकानेर। लेकिन बावजूद इसके डेवलपमेंट की बात करें तो बीकानेर दूसरे शहरों के मुकाबले पीछे नजर आता है। तो बीकानेर की आवाम ये चाहती है कि जिस तरह से दूसरे शहरों में तरक्की हुई है, उस तरह से बीकानेर में भी तरक्की हो। एयरपोर्ट की बात यानी कि अगर इलाके के अंदर मंत्री चुनकर के जनता ने भेजा है तो इलाके के अंदर उस लिहाज से काम भी होना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुदित गौर भी है। मैं वापस आता हूँ नासिर जदी जी। मुदित गौर हमारे साथ हैं। मुदित, क्या लगता है, इलाके की तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है? उम्मीदें भी हैं, लोगों को बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं नजर आती हैं? जी बिल्कुल, अलवर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अलवर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 बार से भाजपा के सांसद यहाँ पर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बिल्कुल कैबिनेट के साथी कहे जाते हैं, जो बिल्कुल नजदीकी कहे जाते हैं, भूपेंद्र यादव को इस बार यहाँ से चुनाव लड़ा है, जो 2 बार से राज्यसभा सांसद थे। पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ते ही उनको जीत हासिल मिली है। तो अभी जो स्थिति है अलवर की अगर बात की जाए, दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है, रोजगार और ये मंत्रालय उनके पास रहा, पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री वो पूर्व में रहे, तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि उनको मंत्रालय मिलेगा। सुबह जब मीटिंग हुई, मीटिंग में भी वो शामिल थे। हम मौजूद हैं यहाँ पर वन मंत्री के कार्यालय पर, जहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं सर क्या स्थिति है। भूपेंद्र यादव जी को अगर मंत्रालय आज मिलता है तो क्या अलवर उम्मीद करता है? अलवर तो ये चाहता है कि अलवर के जनप्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, और भूपेंद्र जी अलवर से पूरा वादा करके गए विकास कार्यों का। भूपेंद्र जी के ईमानदार और जुझारू नेता है, यही सोचकर अलवर की जनता। क्या स्थिति मानते हैं आप? केंद्र में मंत्री रहेंगे, स्टेट में मंत्री है, अलवर का क्या विकास? नहीं, केंद्र में भूपेंद्र जी मंत्री रहेंगे तो अलवर की जनता को, लोकसभा को पूरा फायदा मिलेगा और विकास कार्य होंगे। और विकास की
ठीक है, बहुत और सारी जरूरतें हैं। अलग अलग ये काम कोई, होते हैं और इसीलिए पार्षद का- जनता को तो चाहिए भी कि भाई उन्होंने जिस अपने इलाके के सांसद को चुनकर के भेजा है संसद के अंदर, वो कैबिनेट के अंदर भी शामिल हो, ताकि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इलाके के अंदर आ सके। हमारे साथ दीप मुखर्जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं। दीप जी, आपने सुना ये अलग अलग जगहों से, राजस्थान से जिन चेहरों को लेकर के चर्चाएं हैं, वहां की स्थितियां हैं, वहां पर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें कई नाम तो ऐसे हैं, 2 नाम तो ऐसे हैं जो कि लगातार मंत्री यहाँ पर बनते रहे हैं, और एक तो ऐसे हैं जो राज्यसभा में रहते हुए भी मंत्री थे और अब इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो संभावनाएं हैं कि उनको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो मिलेगा। तो राजस्थान के लिहाज से एक अच्छी खबर है, यानी कि पहले जो माना जा रहा था कि सीटों में जो कटौती हुई है बीजेपी की, तो शायद कैबिनेट के अंदर भी कुछ कमी होगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए अगर खास करके हम देखें तो अभी अर्जुन राम मेघवाल जी का नाम काफी साफ हो गया कि वो होंगे मंत्रिमंडल में। और अर्जुन राम मेघवाल जी, एक तो ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी भी हैं, बहुत टाइम से मंत्री भी रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है पोर्टफोलियोज जैसे कि संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रहे हैं। तो इस बार भी उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी दिया जाएगा, ये हम देख ही सकते हैं। दूसरी बात ये, उनका वहां रहना इसीलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखें इस बार लोकसभा इलेक्शन राजस्थान में, तो जो दलित बहुल जो सीट्स थे, जैसे एक तो करौली धौलपुर हो गया और दूसरा भरतपुर हो गया, वहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और राजस्थान में जो एससी पॉपुलेशन है वो काफी है, और क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस समाज से आते हैं, तो उनको इंक्लूड करना एक मैसेज भी जाएगा दलित समाज के लिए राजस्थान में कि उनका नुमाइंदगी करने के लिए कोई है। तो एक तो इसीलिए उनका बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है। दूसरा जो है, भूपेंद्र यादव वो क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण मंत्री थे पहले, और इस बार भी अगर वो इंक्लूड हुए तो कोई अच्छा ही उनको मिलेगा, क्योंकि अलवर से भी इस बार वो चुने गए हैं। पहले राज्यसभा एमपी थे, इस बार अलवर से चुने गए हैं। और जहां तक गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, तो राजपूत समाज जो है वो राजस्थान में हमेशा से ही बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना गया है। आपको याद होगा 2018 में जब राजपूत समाज ने मुहिम चालू की थी कि कमल का फूल हमारा भूल, उस टाइम पे बीजेपी को काफी कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार राजपूत समाज ने फिर से बीजेपी को वोट दिया है। जिस टाइप के जैसे कुछ घटनाएं हुआ है नए सरकार आने के बाद, जैसे सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड, उसके बाद भी राजपूत समाज को एक एश्योरेंस की अगर एक जरूरत हो, तो उस हिसाब से गजेंद्र सिंह शेखावत जो पहले कैबिनेट मंत्री, खुद जल शक्ति जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो उन्होंने संभाला है, तो इस बार भी अगर उनको इंक्लूड किया गया तो माना जा रहा है ये कि जो बड़े डिपार्टमेंट। कैबिनेट के अंदर जिन नामों को शामिल किया जाता है, तो वो जातीय आधार पर भी होता है, एक बड़ा फैक्टर इसमें दिखाई देता है। और हर इक्वेशन को साधते हुए यहाँ पर कैबिनेट के अंदर नामों को तय किया गया है। अरुण हर्ष के हमारे संवाददाता जो हैं, उनके साथ कई कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं और ये कहना भी चाहते हैं, क्योंकि जब इससे पहले भी बात हो रही थी कि इलाके के अंदर बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए। अरुण, क्या कह रहे हैं वहाँ पर लोग? देखिए शुभेंदु, अगर बात की जाए तो विकास की बात को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रिफाइनरी को लेकर तैयार हो जाती है, रिफाइनरी समय पर, या पेट्रोलियम मंत्रालय अगर मिलता है, क्या लगता है आपको पश्चिम राजस्थान को लेकर? पश्चिम राजस्थान में मैं कहता हूँ साहब, जो कायापलट होगी पश्चिम राजस्थान की या पूरे राजस्थान की, एक रिफाइनरी की वजह से, मैं कहता हूँ साहब उसमें इतना जोरदार काम होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और रहा सवाल रिफाइनरी, तो अब मेरे हिसाब से जो टाइम लगता है, अब साल भर के अंदर अंदर इस रिफाइनरी को चालू कर दिया जाएगा। क्या लगता है शेखावत किस तरह से विकास कर सकते हैं पश्चिम राजस्थान और पूरे प्रदेश का और देश का भी? फिर राजस्थान को जो अभी प्रतिनिधित्व वैसे कर रहे हैं तो शेखावत जी करते आ रहे हैं, पिछले 2 टर्म हो गए, और तीसरे टर्म में हम तो ये सोच रहे हैं ये भावी सीएम भी हो सकते हैं राजस्थान के। इनके ऊपर मोदी जी को बहुत अच्छा विश्वास है और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे भी ये पार्षद साहब हमारे बता रहे हैं कि भाई इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया जाए, तो अगर वो भी बनते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। राजस्थान में अच्छे अच्छे नए रोजगार जनरेट होंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और एक पश्चिमी राजस्थान अपने आप में एक नया आयाम भी पेश करेगा। क्या मानते हैं आप शेखावत को, जिस तरह से पोर्टफोलियो मिल रहा है, क्या उम्मीद करते हैं शेखावत से आप? नहीं, बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ। शेखावत जी हमारे अगर बन जाए वो पेट्रोल मंत्री, तो हमारे मतलब पश्चिमी राजस्थान का बहुत विकास होगा। क्या लगता है आपको, तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं पश्चिम राजस्थान में, किस तरह का विकास कर पाएंगे? विकास ये होगा कि ये जो बाड़मेर वाली रिफाइनरी है ना, इसके लिए ये डेवलपमेंट हो जाएगा और इससे सबको रोजगार मिल जाएगा।
शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है, रिफाइनरी जो है पश्चिमी राजस्थान में अगर शुरू हो जाती है समय पर, या जो जिम्मेवारी शेखावत को मिलती है, तो उससे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान पे उसका असर देखने को मिलेगा। और लोगों को उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में संभवतः शेखावत जो है पश्चिमी राजस्थान की रिफाइनरी को शुरू करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये लोगों की उम्मीद है। शुभेंदु, बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीदें होना बड़ा ज़रूरी भी है और तभी इलाके के अंदर काम भी हो पाता है। आप कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।